पंजाब में सिख असंतुष्ट हैं, दक्कन में मराठा असंतुष्ट हैं, उत्तर भारत में जाट असंतुष्ट हैं, दक्कन में बुंदेला असंतुष्ट हैं, और दूसरी जो उसके सामने सबसे बड़ा संकट है वो है फाइनेंशियल क्राइसिस, वित्तीय संकट। अब उसके सामने दो बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। पहला, बगावत, विद्रोह विभिन्न क्षेत्रों में, सिख, मराठा, जाट, बुंदेला, राजपूत। तो पहले तो इसको ओवरकम करना है और दूसरा इसको करना है। अब उसकी जो नीति होगी वो इन दोनों को ध्यान में रख के बनेगी। तो विद्रोह, अब क्या एनसीईआरटी ने समझाया है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। समझौते और मेल मिलाप की नीति का सहारा लिया बहादुर शाह वन ने। समझौता और मेल मिलाप की नीति का सहारा लिया औरंगजेब ने। पीस एंड कंसिलिएशन, यह था बहादुर शाह की नीति। समझौता और मेल मिलाप, पीस एंड कंसिलिएशन। तो पहले देखते हैं राजपूत, दैट इज हिंदू सरदार्स एंड चीफ्स, इनके प्रति उसने क्या किया? अधिक सहिष्णुता की नीति। शब्दों पे ध्यान दीजिए, अधिक सहिष्णुता मतलब पूर्ण सहिष्णुता नहीं, अधिक सहिष्णुता। अधिक सहिष्णुता की नीति। सिर्फ सहिष्णुता नहीं, अधिक, मोर टॉलरेंट पॉलिसी। अगर आपने ये मोर छोड़ दिया, आप मिस कर गए। मोर टॉलरेंट पॉलिसी टुवर्ड्स हिंदू चीफ्स एंड राजास। पूर्ण सहिष्णु नहीं हुआ। अब इसको डिफाइन करें कैसे, पूर्ण सहिष्णु कैसे नहीं हुआ? अब जयसिंह है, आमेर के, और अजीत सिंह है मारवाड़ के, जोधपुर। तो पहले कदम में उसने क्या किया? जयसिंह को रिप्लेस करने की कोशिश की। जयसिंह को रिप्लेस करने की कोशिश की उनके भाई विजय सिंह के द्वारा, और अजीत सिंह पर दबाव बनाया। जयसिंह को इसने रिप्लेस करने की कोशिश की उनके भाई विजय सिंह के द्वारा, और अजीत सिंह पर दबाव बनाया। प्लस आमेर और जोधपुर में फौजी डेरा, मिलिट्री गैरिसन, फौजी डेरा डाल दिया। यानी शुरुआत में वो इनके प्रति सहिष्णु नहीं रहा। वर्ड पे बड़ा ध्यान रखना है। ये देखो, अधिक सहिष्णु की नीति, अधिक सहिष्णुता की नीति, मोर टॉलरेंट पॉलिसी। तो जब कॉन्सेप्ट देंगे तो एविडेंस भी देंगे। तो ये था एविडेंस कि जयसिंह आमेर और अजीत सिंह मारवाड़, जयसिंह को रिप्लेस करने की कोशिश की विजय सिंह से, और अजीत सिंह पर दबाव बनाया, और मारवाड़ और आमेर को में फौजी डेरा डाल दिया। लेकिन इसको प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, विरोध का सामना करना पड़ा, रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। और राजपूत कौन है? मुगल साम्राज्य की रीढ़, स्पाइन। और परेशान तो ये है ही, साम्राज्य वित्तीय संकट से गुजर रहा है, चारों तरफ का विद्रोह देखना है इसने। तो फिर इसने, जब इसे विरोध का सामना करना पड़ा, तो इसने अपनी नीति बदली।
इसने दोनों राजाओं को उनका राज्य दे दिया, दोनों को उनका राज्य दे दिया। लेकिन फिर भी राज्य तो दे दिया दोनों को, दोनों को उनका राज्य वापस कर दिया, लेकिन उनकी जो मांग थी मनसब की, उच्च मनसब, ये नहीं दिया, और सूबेदारी मालवा और गुजरात की, ये भी नहीं दिया। यानी कुल मिलाकर जो उसने राजपूतों के प्रति नीति अपनाई वो पूर्ण संतुष्टता की नीति नहीं दी। राजपूत जो उस पर स्पाइन थे मुगल साम्राज्य के, उसको पूर्ण रूपेण वो संतुष्ट नहीं कर पाया। दूसरा टारगेट उसने बनाया मराठों को, मराठे उसके दूसरा टारगेट बने, और यहां उसने कौन सी पॉलिसी लगाई? हाफ हार्टेड कंसिलिएशन। शब्द देखो, हाफ हार्टेड कंसिलिएशन। यानी ऊपरी तौर पर मेल मिलाप की नीति, ऊपरी तौर पर मेल मिलाप की नीति, ऊपरी तौर पर मेल मिलाप की नीति मराठों के प्रति, हाफ हार्टेड कंसिलिएशन, ऊपरी तौर दिखाने के लिए। अब पहला काम क्या किया? शाहू को छोड़ दिया, रिलीज शाहू, शाहू को रिहा कर दिया। लेकिन मराठों को दक्कन की सरदेशमुखी दे दी, सरदेशमुखी दे दी। अब अगर सरदेशमुखी नहीं पता तो इसको इनबॉक्स करके यहां क्वेश्चन मार्क बना लो। किताबों को अंडरलाइन मत करो, अंडरलाइन करने से तुम्हें एहसास होता है कि तुमने पढ़ लिया है। इस शब्द का, इस चिन्ह का इस्तेमाल करो, ये चाबी की तरह है, इसका काम है दिमाग को में डालकर इसको खोलना। तो शाहू को तो रिलीज कर दिया, लेकिन मराठों को दक्कन की सरदेशमुखी, और मराठों को दक्कन की सरदेशमुखी दे दी, चौथ नहीं दी, चौथ नहीं दी। ये मामला फंसा दिया। एक तरफ तो चौथ नहीं दी, दूसरी तरफ शाहू को लीगल एक्सेप्टेंस मराठाओं का राजा नहीं माना। हाफ हार्टेड, ऊपरी तौर से मेल मिलाप की नहीं, दिखाने के लिए तो शाहू को छोड़ दिया कि भाई ठीक है शाहू जा रहे, फिर और उन्हें दक्कन की सरदेशमुखी दे दी, चौथ नहीं दी। शाहू को मराठों का राजा नहीं माना। अब इससे क्या हुआ? जब उसने शाहू को मराठों का राजा नहीं माना तो इससे मराठों के बीच क्या हो गया? गृह युद्ध, सिविल वॉर। यानी औरंगजेब के समय जो अस्थिरता दक्कन में थी वो मौजूद रही। हिंदू सरदारों के प्रति पूर्ण संतुष्टता की नीति नहीं, मराठों के प्रति हाफ हार्टेड, ऊपरी तौर से। फिर सिखों, सिखों के प्रति पीस, शांति की पॉलिसी, किसके साथ? गुरु गोविंद सिंह के साथ। गुरु गोविंद सिंह के साथ शांति समझौता किया, उनको मनसब भी दिए। गुरु गोविंद सिंह को मनसब भी दिया, शांति समझौता भी किया। लेकिन गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर से फिर टकराव। बंदा बहादुर से फिर टकराव, और सतलज से यमुना तक का इलाका बंदा बहादुर के नेतृत्व ने सिखों के प्रभाव में, लोहगढ़ का किला जो गुरु गोविंद सिंह ने बनाया था अंबाला के पास, उस पर कब्जा।
हालांकि बहादुर शाह उस किले को छीनने में सफल रहा, लेकिन इसकी मृत्यु के बाद सिखों ने उसे दोबारा छीन लिया। यहां भी पूरी तरह समझौता नहीं हो पाया सिखों के साथ। अब कौन बचा? छत्रसाल। छत्रसाल से शांति समझौता, बुंदेला शासक और चूड़ामन जाट राजा, इनसे भी शांति समझौता, और चूड़ामन की सहायता ली सिखों के खिलाफ। तो पहली जो चुनौती उसके सामने थी, कौन सी? विद्रोह। उसको पूर्ण रूपेण वो सॉल्व नहीं कर पाया। अब इसको तुम ऐसा करो, ऐसे ग्राफ बना लो, यहां लिख लो राजपूत, मराठा, सिख, जाट और बुंदेला। राजपूत, मोर टॉलरेंट पॉलिसी, मोर टॉलरेंट पॉलिसी, अधिक सहिष्णुता की नीति, लेकिन तनाव बरकरार। स्टार का मतलब तनाव बरकरार। मराठा, हाफ हार्टेड कंसिलिएशन, हाफ हार्टेड कंसिलिएशन, ऊपरी तौर पर मेल मिलाप की नीति, तनाव बरकरार। सिख, शांति समझौता, पर बंदा बहादुर से तनाव बरकरार। जाट और बुंदेलों से शांति समझौता। ये याद रखना है। ये तुमने पहला पेज एनसीईआरटी का बहुत बार पढ़ा होगा, हमसे पहले भी पढ़ा होगा, पर शायद इस तरह से नहीं पढ़ा होगा। ये पिक्चर यहां बननी चाहिए। वर्षों से वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन से होता है, देखें आगे क्या होता है। ये ग्राफ याद रखना है, इसको यहां सेव करना है, इसको नोट्स कहते हैं। वो जो गिना जाता है वही नोट नहीं है। तुम में से बहुत सारे लोग किताब को फिर से लिख देते हो, वो नोट्स नहीं है। अब देखो, आंख बंद करो, और अध्ययन के साथ जो सबसे बड़ी चीज जुड़ी हुई है वो है मनन। नहीं तो उल्टा सीधा जवाब दे दोगे किसी को, फिर भागे भागे घूमोगे। एक औरत ने अपनी आदमी से कहा, तो कैसे तुम्हारा दिमाग कंसंट्रेट हो गया कहानी को सुनने के लिए? कैसे अलर्ट हो गए तुम कि हाँ मास्टर कुछ नया बात बताने जा रहे हो? अरे इसको सेव करो। कुछ लोग तो बहुत बेचैन हो गए, पर्दे बैठ गए कि लड़की वड़की बात नहीं कर रहे हो। आज करेंगे ना, अभी करेंगे। अब तुम्हें यहीं पर रुकना है, एक इमेज बनानी है। 1707 औरंगजेब की डेथ, विद्रोह, वित्तीय संकट, विद्रोह से निपटने के लिए ये सारी नीतियां। पढ़ना एक आर्ट है। अब यहीं से वो प्री क्वेश्चन बना देता, तुम कर ही नहीं पाते। तुमको पता ही नहीं था। ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के पूछना, पहला पेज कितने लोग पढ़े थे? ये सब पता था? कितनी बार एनसीईआरटी पढ़े तुम?
और अभी एनसीईआरटी खत्म होने दो, एक झटके में तुम्हारा परीक्षा निकलेगा। डॉक्टर कहता है कि रोग मत ठीक होने दो, मरीज मरीज नहीं है, क्लाइंट है। जब से लोगों ने सुना है कि मैं ये कर रहा हूं, पहले तो उन्हें आशा नहीं थी कि मैं करूंगा 501 रुपए में, जब उन्होंने देखा कि अरे ये तो डिक्लेयर कर दिया, अब एक्टिव हो गए, धोखा दिया बच्चों को। धोखा तो एक ही आदमी ने दिया था, भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को, बाकी तो दुनियादारी है। ध्यान करो मेरे साथ, योग करो, पढ़ो, सोचने की क्षमता का विकास करो। मैंने कहा ना, इस मंच से मैं बहुत नई नई चीजें करूंगा, सारी एनसीईआरटीयां पढ़ी जाएंगी। अब जिसने नहीं पढ़ा उसको ये डायग्राम बना के मैं अपलोड करवा दूंगा, अगर मेरा मन कहा तो, नहीं कहा तो वो भी नहीं कराऊंगा, कोई रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं। मैं आपके साथ उठ रहा हूं ना 4 बजे, मैं भी तो अपना टाइम आपको दे रहा हूं, आप उसका इस्तेमाल करो। तो ये तो उसका पहला कदम था विद्रोह से निपटने के लिए, जो पूर्ण रूपेण फलदायी नहीं रहा, पूरी तरह से उसने फल नहीं दिया। वित्तीय संकट के क्षेत्र में, वित्तीय संकट के क्षेत्र में और मामला गड़बड़ा गया, फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस चली रही थी औरंगजेब के टाइम से, और मैं कहूं शाहजहां के टाइम में शुरू हुई। वित्तीय संकट शाहजहां के टाइम में शुरू हुआ, औरंगजेब के टाइम में बढ़ गया। शाहजहां ने छेद किया, औरंगजेब ने उसको गड्ढा बना दिया, और बहादुर शाह ने उस गड्ढे को झील में परिवर्तित कर दिया, और उसी झील में मुगल साम्राज्य समा गया। फाइनेंशियल क्राइसिस, वित्तीय संकट शुरू किसने किया? शाहजहां ने। शाहजहां के काल में शुरू हुआ होल वित्तीय संकट, एक छेद के रूप में शाहजहां के काल में शुरू हुआ। औरंगजेब ने इसको पिट बना दिया, गड्ढा। और बहादुर शाह 1 ने इस गड्ढे को एक लेक में परिवर्तित कर दिया, और इसी झील में मुगल साम्राज्य समा गया। लेक में कैसे परिवर्तित किया? अब यहां पे ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा लो। देखो, लेक झील बना दिया, कैसे? अंधाधुंध जागीरें, रेकलेस ग्रांट्स, रेकलेस, अंधाधुंध जागीरें, रेकलेस ग्रांट्स। तुम सबको खुश नहीं रख सकते। देखो, ये रख रहा था, मारा गया। 50% लोग अगर तुमसे दुनिया में नाराज हैं तो तुम महान हो, और 70 अगर नाराज है तो तुम टेक्निकल आदमी हो, और 100 अगर नाराज हैं, भगवान। तो बाहर लोग, कोई मंदिर जा रहा, मस्जिद जा रहा, प्रभु गाड़ी खरीदवा दो, प्रभु शादी करवा दो, भगवान शादी में गोरी लड़की से कराना बाबू। कंडीशनल डिमांड है हिंदुस्तानियों की, लड़का पैदा करवा दो प्रभु, बच्चा, वो भी लड़का। यहां मांगते नहीं, यहां कंडीशनल भिखारी हैं कि मांग रहे हैं वो तो ठीक, कंडीशन लगा रहे हैं। अंधाधुंध जागीरें, सबको खुश करने के लिए, जो जो दुखी था सबको, जो भी आया बोले जबलपुर तुम्हारा, कानपुर तुम्हारा, छिंदवाड़ा तुम्हारा, मालवा तुम्हारा, ले आओ। पदोन्नति, प्रमोशंस। अंधाधुंध जागीरें, पदोन्नति, और 17
1907 में जो तिजोरी में 13 करोड़ रुपया था, खत्म। 13 करोड़ रुपया साहित्य खजाने में था 1707 में, खत्म। यानी साम्राज्य हो गया दिवालिया, फाइनेंशियल बैंकरप्ट। ये देखो, एक नया कांड हो गया, फाइनेंशियली बैंकरप्ट, वित्तीय दिवालियापन है ही नहीं। अब जिससे पैसा मांगोगे वो तुम्हारी गर्दन पकड़ेगा। और 1712 में इसकी मृत्यु हो गई। अब देखो, ये बहुत बड़ी घटना है, इसको नोट करो। 1712 में इसकी डेथ हो गई। इससे पहले कि ये बेचारा किसी समाधान पे पहुंचता, 1712 में इसकी डेथ हो गई। अब एक तरफ तो 1712 में इसकी डेथ, और दूसरी तरफ साम्राज्य वित्तीय दिवालियेपन का शिकार। संकट नहीं, दिवालियापन, बैंकरप्ट। 1770 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 10 लाख पाउंड मांगा बैंक ऑफ इंग्लैंड से, तो ब्रिटिश क्राउन ने कहा कि बेटा हम तुमको रेगुलेट करेंगे। तो 1773 में आया रेगुलेटिंग एक्ट, जो भी तुमको पैसा देगा वो तुम पर अधिकार जमाएगा, मां बाप को छोड़कर। इसलिए अभी जब क्लास खत्म होगी तो उनका पैर छू लेना, वो तुमसे दूर रहते हैं तो उनको फोन कर लेना। ये सिर्फ 501 रुपया देके एहसान नहीं कर रहे हो, ये भी करना है। मां बाप को धन्यवाद देना है। तुमको लगता है कि उनकी गर्ज है, कोई गर्ज वर्ज नहीं है। कभी सड़क पे किसी बच्चे को नंगे घूमते हुए देखना तो अपने मां बाप को याद करना कि पाल पोसे कम से कम इतना बड़ा तो कर दिए कि अब कुछ कर लो। नहीं तो अगर छोड़ दिए होते सड़क पे, तब सोच के देखो क्या होता। इसलिए मां बाप का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। उनकी फोटो ले आके मेज पे रख लो, ऊर्जा मिलती है। कि जब से तुम बॉलीवुड और हॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस की फोटो लगाने लगे, तभी से तो डिप्रेशन में आए। भाई भगत सिंह की फोटो देखोगे ताव में आ जाओगे, अंबेडकर की फोटो देखोगे लगेगा पढ़ना है, विवेकानंद की फोटो देखोगे लगेगा ध्यान करना है। इन लोग की फोटो लगाओ, साथ में अपने मां बाप की भी लगा लो। अब तुम बॉलीवुड के हीरो की फोटो लगाए हो, कोई मुंह टेढ़ा किया हुआ खड़ा है, कोई आंख दबाए, ठीक है, अच्छे कलाकार है, उनकी कला की सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन ऊर्जा किससे मिलेगी? जिन्होंने दुनिया में कुछ अचीव किया है। महाराज अड़गड़ानंद का लगा लो, पंडित श्री श्री रविशंकर का लगा लो, सदगुरु का लगा लो, आशुतोष महाराज जी का लगा लो। इसीलिए हिंदू मूर्ति पूजा करते थे, क्योंकि मूर्ति से ऊर्जा लेते थे। उसे गौर से देखते थे तो उससे ऊर्जा लेते थे, उसी ऊर्जा में काम करते थे। ऊर्जा लेने छोड़ के मूर्ति के सामने भीख मांगने लगे। मूर्ति भी हंसने लगी कि हमसे काम मांग रहे हो भैया। मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी दयानंद सरस्वती कह रहे हैं अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश में। टेंशन मत, ऐसे कह रहा मूर्ति पूजा के बारे में, टेंशन मत लेना। ये देखो, अब इस फाइनेंशियल बैंकरप्सी की वजह से एक नई घटना घट गई। कौन सी? मुगल राजनीति में एक नए तत्व का उदय हो गया। कौन सा तत्व? किंग मेकर। अब यहीं से एक और झटका मुगल राजनीति को, किंग मेकरों का उदय। बस वित्तीय संकट। अब जो सामान पैसा फंड करेगा वो कहेगा भैया हम बताएंगे क्या करना है। और किंग मेकर कभी ताकतवर आदमी को किंग नहीं बनाएगा, ये नियम है। नहीं तो किंग उसी को उठा के पलट देगा। तो जहानदार शाह और जुल्फिकार खान, यहीं से मुगल राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत।
एक और झटका, वित्तीय दिवालियेपन, फाइनेंशियल बैंकरप्सी के साथ एक नया दौर, जहांदार शाह और जुल्फिकार खान। आज इतना ही पढ़ेंगे, यही अप्रोच रहेगा। जय हिंद फ्रेंड्स।